Bismillahirrahmanirrahim. First of all, dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today, in this series of Lorraine Martin, we are going to talk about the parts of speech. We will learn about the parts of speech, that what are parts of speech and what are their usage. So, सबसे पहले हम बात करते हैं parts of speech कि parts of speech क्या है. Parts of speech दरअसल में अल्फाज की तकसीम है. जब हम अल्फाज की क्लासिफिकेशन करते हैं तो अल्फाज की इस क्लासिफिकेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता किस तरीके से? वर्ड्स एक जुमले में क्या काम करते हैं जब हम उनको उसके फंक्शन के लिहाज से उसकी ग्रुप बंदी करते हैं या उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. वी डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स. ये ग्रुप बंदी या ये क्लासिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. यानी वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस. अल्फाज को हमने मुख्तलिफ अकसाम और क्लासेस में तकसीम किए हैं. कॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देयर फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है 8. दे आर 8 इन नंबर. वो 8 हैं. उनमें से नाउन है, एडजेक्टिव्स है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. ओके हम सबसे पहले नाउन की बात करते हैं कि व्हाट इज नाउन. नाउन क्या है? नाउन वो वर्ड होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो. अ वर्ड विच इज यूज्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जांपल, अकबर वाज अ ग्रेट किंग. अकबर किसी शख्स का नाम है और किंग जो है किसी ओहदे, जॉब का नाम है, प्रोफेशन का नाम है. कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर होली. कोलकाता एक शहर का नाम है जो कि होगली एक दरिया का नाम है. तो कोलकाता भी एक नाम हो गया और होगली भी एक नाम हो गया. द रोज स्मेल्स स्वीट. यहाँ पर रोज जो है गुलाब को कहते हैं, तो ये किसी फूल का नाम है, तो नेम ऑफ समथिंग हो गया. द सन शाइन्स ब्राइटली. यहाँ पर सन जो है सूरज को कहते हैं, तो सूरज किसी चीज का नाम है. हिज करेज वन हिम हनर. करेज हौसले को कहा जाता है, तो हौसला किसी चीज का नाम है. हनर इज्जत को कहते हैं, तो इज्जत जो है ये भी हमारे पास किसी चीज का नाम होता है. जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि नाउन किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है. नाउ थिंग किसे कहते हैं? थिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो लॉरेन मार्टिन ने किया है, बहुत ही जबरदस्त डिफिनेशन किया हुआ है कि थिंग हमारे पास उन चीजों पर मुश्तमिल होता है जिसको हम या तो देख सकते हैं, या हम उनको सुन सकते हैं, या उनको चख सकते हैं, या उनको टच कर सकते हैं, या उनको सूंघ सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें का नाम तमाम वो चीज़ें जिनको हम अपने आंखों से, कानों से, जुबान से, हाथों से, या उनको अपनी नाक से उनको महसूस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं थिंग्स. दूसरा, तमाम वो चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम उनको इन 5 सेंस से उनको मालूम नहीं कर सकते हैं, उनका इदराक नहीं लगा सकते हैं. तो ऐसी चीज़ों के नाम जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं. मसलन दर्द को हम उनके बारे में सिर्फ मेंटली जो है वो उनको महसूस कर सकते हैं, बट फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इसी तरीके से हमारे पास इलम एक इस तरह चीज़ का नाम है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको छू नहीं सकते. वी कैन नॉट टच देम. तमाम इस तरह चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वो थिंग्स में इंक्लूड होते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के मानों में इजाफा करता है और तकरीबन हमेशा यही बताता है, एक ही क्वेश्चन का जवाब देता है कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन. अब देखो, ही इज अ ब्रेव बॉय. बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय? ब्रेव बॉय. तो ब्रेव बताता है बॉय कैसा है, तो यहाँ पर लफ्ज ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है. देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास. बॉयज, कितने बॉयज? 20. तो 20 बॉयज के बारे में बात करता है, तो हर वो लफ्ज दैट इज समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. क्लास, कौन सा क्लास? विच क्लास. तो दिस यहाँ पर क्लास को स्पेसिफाई करता है, सो दैट्स व्हाई विच इन दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. अगला हमारे पास प्रोनाउन है. प्रोनाउन वो लफ्ज होता है विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जिसको हम नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह तुम, आप, मैं, हम, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं बिकॉज वी यूज देम इंस्टेड ऑफ अ नाउन.
इज एब्सेंट, यहाँ पर कौन एब्सेंट है? जॉन, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। कौन बीमार है? यही बता रहा है कि जॉन। हमने यहाँ पर जॉन की जगह पर जो है लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया, तो जॉन हमारे पास किसी शख्स का नाम है, तो ही को हमने जॉन के जगह पे इस्तेमाल किया। तो हर वो लफ्ज़ जिसको हम नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। द बुक्स, क्या हम यहाँ पर इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं बुक्स की। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वहाँ है जहाँ तुमने छोड़े। अब सेंटेंस में हम बुक की बात करती है, यू लेफ्ट, तुमने छोड़े, क्या छोड़े? देम, उन किताबों को। तो देम को हमने यहाँ पर इस बुक्स के जगह पे इस्तेमाल किया। हर लफ्ज़ जिसको हम नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और फिर हमारे पास वो लफ्ज़ होता है जो किसी एक्शन या किसी वाक्य या किसी चीज़ की हालत को जाहिर करता है। मसलन एक्शन, इवेंट और स्टेट जो भी लफ्ज़ बताए दे आर कॉल्ड वर्ब, उन्हें वर्ब कहते हैं। लाइक द गर्ल रोट, लड़की ने लिखा, अ लेटर टू हर कज़न, अपने कज़न को एक ख़त लिखा। द गर्ल रोट, क्या, लड़की ने क्या किया? रोट, लिखा। तो लिखना हमारे पास एक काम है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। किस तरह सिटी है? इज है। अब इसकी मौजूदा हालत बता रहा है कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो इज बता रहा है कि कोलकाता कैसा है। या अगर यहाँ पर वाज होता तो माजी की स्टेट बताता कि कोलकाता वाज अ बिग सिटी। यहाँ पर इज मौजूदा हालत बता रहा है कि स्टेट बता रहा है कि कोलकाता फिलहाल किस हालत में है। आयरन एंड काफर आर यूजफुल मेटल्स, आयरन और काफर जो है आर अभी यूजफुल, मुफीद हैं। क्या ये मुफीद थे या मुफीद होंगे? तो अभी यूजफुल है तो उसकी मौजूदा स्टेट को हालत बयान कर रहे हैं कि फिलहाल जिस हालत में है वो हमारे पास मुफीद है। नेक्स्ट हमारे पास एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा करे। उस लफ्ज को क्या कहा जाता है? इसको एडवर्ब कहा जाता है। मसलन he worked the sum quickly, उसने उस सवाल को हल किया। सवाल को कैसे हल किया? how did he solve, how did he work the sum, उसने सवाल को कैसे हल किया? उसने हल किया कैसे? quickly बता रहा है कि ये काम कैसे हुआ। ये जो काम उसने किया, सवाल हल करने का जो काम था वो कैसे किया? वो काम हो गया क्विकली। सो दैट्स वाई हमारे पास क्विकली बता रहा है कि ये वर्क का काम कैसे हुआ। सो दैट्स वाई क्विकली ऐड कर रहा है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्क। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। द फ्लावर इज ब्यूटिफुल, फूल खूबसूरत है। ओके, कितना खूबसूरत है? वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कि फूल कैसा है। जिस तरह हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा कि एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है। तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुल बता रहा है कि फ्लावर कैसा है। तो फ्लावर ब्यूटीफुल है। अब ये फ्लावर यहाँ पर हमारे पास नाउन हो गया, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये फ्लावर के मानों में इजाफा कर रहा है। यहाँ पर वेरी बता रहा है कि ये फूल कितना खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल के मानों में वेरी इजाफा करता है, बहुत खूबसूरत। कितना खूबसूरत? खूबसूरत एडजेक्टिव हो गया। कितना खूबसूरत? वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पर जो लफ्ज वेरी हो गया ये इजाफा करता है ब्यूटीफुल में, और ब्यूटीफुल जो है वो इजाफा करता है लफ्ज की चीज में, फ्लावर में। तो हर वो लफ्ज जो एडजेक्टिव के मानों में कुछ भी कहे, कुछ भी इजाफा करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसको एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में अब चेक कर ले। यहाँ पर लिखा हुआ शी प्रोनाउंस्ड, उसने पढ़ा द वर्ड करेक्टली, उसने लफ्ज को सही पढ़ा। कैसे पढ़ा? करेक्टली बता रहा है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन का काम हुआ कैसे हुआ। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि हर वो लफ्ज जो वर्ब के मानों में इजाफा करे, तो करेक्टली बता रहा है कि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का काम कैसे हुआ। ओके, तो हर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हर वो लफ्ज जो ये बताए कि काम कैसे हुआ उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो करेक्टली यहाँ पर एडवर्ब है। अब यहाँ पर जो क्वाइट है ये करेक्टली के माने में इजाफा कर रहा है कि बिल्कुल सही पढ़ा।
क्वाइट का मतलब बिल्कुल। तो करेक्टली सही पढ़ा, कितना सही पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। तो करेक्टली जो है प्रोनाउंस के मानों में इजाफा करते हैं और क्वाइट जो है फिर करेक्टली। तो करेक्टली यहाँ पर काम करता है एडवर्ब का, और हर वो लफ्ज़ जो एडवर्ब के मानों में इजाफा करे उसको भी एडवर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर दो एडवर्ब हो गए, एक तो करेक्टली क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का तरीका बता रहे हैं, और दूसरा क्वाइट करेक्टली के मानों में इजाफा करता है। तो वन एडवर्ब कैन ऐड टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मानों में भी इजाफा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रीपोजिशन है। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन हमारे पास उस लफ्ज को कहते हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता हो, मीन्स इट इज प्लेस बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और ये बताता है कि एक शख्स एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप को जाहिर करता है। नाउन और या प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसी और लफ्ज के साथ जाहिर करता है। ओके, लाइक हमारे पास है कि देयर इज अ काउ, काउ है कहाँ पर? इन द गार्डन। यहाँ पर इन बता रहा है कि काउ और इस गार्डन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ प्लेस, जगह का रिलेशनशिप है, काउ इन द गार्डन। तो इन यहाँ पर बता रहा है कि काउ और द गार्डन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो जगह का रिलेशनशिप है। तो हर वो लफ्ज जो नाउन का यानी रिलेशनशिप किसी और लफ्ज के साथ जाहिर कर ले, किसी और लफ्ज से मुराद है किसी नाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी एडवर्ब के साथ, या किसी दूसरे वर्ब के साथ, नाउन के साथ, नाउन के प्रोनाउन के साथ। तो इस रिलेशनशिप को जो हर वो लफ्ज जो रिलेशनशिप को जाहिर करता है नाउन का किसी दूसरे लफ्ज के साथ, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। The girl is fond, fond of what? Fond of music। यहाँ पर fond लड़की जो है वो म्यूजिक के शौकीन है। fond और म्यूजिक का आपस में क्या करता है? रिलेशनशिप को जाहिर करता है। Okay, a fair little girl sat under a tree। एक छोटी खूबसूरत लड़की दरख्त के नीचे बैठ गई। बैठ गई ओके, कहाँ पे? a tree, दरख्त के नीचे। तो लफ्ज अंडर जो है साइड और अ ट्री के दरमियान एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है, क्योंकि हमारे पास ट्री नाउन है। इस नाउन का इस दरख्त के साथ रिलेशनशिप क्या है, इस रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसको लफ्ज प्रीपोजिशन अंडर को। तो अंडर हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि ये नाउन ट्री का रिलेशनशिप जो है साइड के साथ जाहिर करता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंजक्शन है। कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में मिलाए। मसलन रामा एंड हरी आर कजन। यहाँ पर रामा और हरी दोनों को आपस में मिलाया है। तो क्योंकि रामा भी हमारे पास एक वर्ड है और हरी भी एक वर्ड है, तो एंड क्या करता है? एंड रामा और हरी को दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस, ये दो अल्फाज या सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं। टू एंड टू मेक फोर। हमारे पास टू भी एक नंबर है और ये टू भी एक नंबर है। इन दो अल्फाज को एंड ने आपस में जुड़ के रखा हुआ है। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर बट क्या करता है? बट यहाँ पर दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। आई रन फास्ट एंड आई मिस द ट्रेन। यहाँ पर आई रन फास्ट ये एक सेंटेंस हो गया, आई मिस द ट्रेन। इंग्लिश ग्रामर में असूल ये है, अगर सब्जेक्ट एक ही हो और दो अलग अलग सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा हूँ, तो फिर हम पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखते हैं, दूसरे को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इस जुमले का सब्जेक्ट जो है वो आई मिस द ट्रेन। आई रन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर ये आई रन फास्ट ये हमारे पास एक हो गया सेंटेंस, और आई मिस द ट्रेन ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है कंजक्शन बट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि एन इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग्स को, जो अचानक फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करता है? जब हमने मैच जीत लिया तो अचानक खुशी की वजह से हमारे मुंह से अल्फाज हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर हुर्रा हमने खुशहाली की वजह से इस्तेमाल किया, खुशी की वजह से। यहाँ पर हुर्रा का इस्तेमाल हमने खुशी की वजह से किया। तो ऐसे अल्फाज जो गम या खुशी के दौरान हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं।
या alas she dead, अफसोस वो मर गई। जो मॉडर्न ग्रामर होते हैं वो डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कहते हैं। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो किसी नाउन के मानों में इजाफा करते हैं, जिस तरह एन एप्पल, कितने एप्पल, एक एप्पल। ओके, द बॉय, दिस बॉय, दैट बॉय, दिस बॉय, एवरी डे, ईच बॉय, सम स्टूडेंट्स, एनी बॉय। ओके, माई बुक, हिज बुक, 1 2 3 इट इज इट। ये डिटरमाइनर होते हैं। क्यों डिटरमाइनर होते हैं? क्योंकि ये किसी विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन, ये किसी नाउन के मीनिंग को लिमिटेड बनाता है या उनको बयान करता है, उनके मानों में कुछ इजाफा करता है। लाइक अगर मैं कहूँ बॉय, कौन सा बॉय? दिस बॉय, कोई और नहीं, दिस बॉय। अगर 5-6 लड़के हमारे पास हैं और मैं कहता हूँ कि बॉय, कौन सा बॉय? दिस बॉय, तो और नहीं, इन 5 में से दिस बॉय, तो दिस ने उस लफ्ज बॉय को बाकी के दरमियान जो है वो लिमिटेड बना दिया, उनको बयान कर रहा है कि कौन सा लड़का, दिस बॉय, ये वाला लड़का। तो ऐसे अल्फाज को डिटरमाइनर कहते हैं। इस किताब में जो है डिटरमाइनर को एडजेक्टिव का एक टाइप कहा गया है, और असल में भी ये डिटरमाइनर जो होते हैं दे आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। इस किताब में जितने भी डिटरमाइनर्स हैं उनको एडजेक्टिव के ग्रुप में रखा गया है, लेकिन आर्टिकल एंड द, इनको जो है अलग से ग्रुप में रखा हुआ है, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहा गया है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि कुछ ग्रामरियन जो हैं वो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं 9 हैं। जो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हैं वो डिटरमाइनर्स को या आर्टिकल्स को एक अलग ग्रुप में रखते हैं, और जो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं, वो जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो उनको एडजेक्टिव का एक किस्म समझते हैं। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहचान करना, क्योंकि एक लफ्ज़ जो है एक सेंटेंस में कई काम कर सकते हैं। हम अगर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो, जब तक वो सेंटेंस में ना हो तब तक हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब वो उसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल शुदा देखेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि अब ये लफ्ज़ जो है हमारे पास कौन सा काम कर रहा है। मसलन यहाँ पर लफ्ज़ है आफ्टर। अब देखो, दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो फौरन हमारे बाद पहुंचे। कब पहुंचे? आफ्टर, हमारे बाद। यहाँ पर हमारे पास जो लफ्ज़ आफ्टर है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये पहुंचने का जो क्या बता रहा है, वक्त बता रहा है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आफ्टर है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये पहुंचने का जो है क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि वो पहुंचे, कब पहुंचे, आफ्टर, बाद में। तो ये हमारे पास बतौर एडवर्ब काम कर रहा है। हर वो लफ्ज़ जो हमें वर्ब का यानी एक्शन का टाइम बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि वो पहुंचे, कब पहुंचे, बाद में। तो बाद में ये पहुंचने का टाइम बता रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आफ्टर इन द सेंटेंस हमारे पास किस चीज़ का काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुंचे। तो यहाँ पर अराइव्ड और अस हमारे दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, तो इस रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए हमने आफ्टर को इस्तेमाल किया है। तो आफ्टर हमारे पास बतौर प्रीपोजिशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। तो अस हमारे पास नाउन या प्रोनाउन, तो अस हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से पहले लफ्ज़ जो होता है वो प्रीपोजिशन फिक्स किया जाता है। ओके, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। यहाँ पर आफ्टर जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर रहा है। दे अराइव्ड एक सेंटेंस है, वी हैड लेफ्ट एक और सेंटेंस है। इन दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए लफ्ज़ आफ्टर ये काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास आफ्टर जो है इस सेंटेंस में क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।